नमस्कार मित्रों, एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो जाएगी। किसको कौन कौन से पुरस्कार मिलेंगे, उसी क्रम में यह भौतिकी के नोबेल पुरस्कार किसको मिलेंगे, किन किन लोगों को दिए गए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं वह इस पर अपना विरोध जता रहे हैं, इसकी आलोचना कर रहे हैं। क्यों आलोचना कर रहे हैं? क्योंकि यह एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रगति के लिए या काम के लिए, एआई के लिए ही नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आज इस हम पूरे प्रकरण में इसी विषय पर बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि ऐसी जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा पाएं। आइए टाइटल की तरफ रुख करते हैं और वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भौतिकी का नोबेल 2024 क्यों सभी नोबेलों से ये अलग? एआई के लिए नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने जताई गंभीर चिंता। जो विजेता हुए हैं उन्होंने ही गंभीर चिंता जताई है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस वर्ष का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इस पूरे वीडियो सेशन में हम खबर की बात करेंगे, शोधकर्ताओं की खोज के बारे में बात करेंगे, इस खोजों के निहितार्थ और उसके उपयोग पर बात करेंगे और एआई की क्यों आलोचना हो रही है इस विषय पर भी हम बात करने वाले हैं। आइए खबर को देखते हैं। तो खबर यह है कि वर्ष 2024 के लिए 2 शोधकर्ता, एक लोगों को नहीं 2 लोगों को भौतिकी का नोबेल मिला है। एक जॉन हॉपफील्ड है और एक जोफ्री हिंटन को मिला है। फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार इनको मिलने की घोषणा की गई है। जॉन हॉपफील्ड अमेरिकी वैज्ञानिक है जो जैविक भौतिकी के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। वहीं जेफरी हिंटन ब्रिटिश कनाडाई वैज्ञानिक हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न पूछेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो अब लीजिए उनका नाम ही आ गया। ब्रिटिश कनाडाई वैज्ञानिक हैं जेफरी हिंटन ब्रिटिश कनाडाई वैज्ञानिक है। एआई के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। तो एक अमेरिका के वैज्ञानिक है और एक ब्रिटिश कनाडाई वैज्ञानिक है। दोनों लोगों को संयुक्त रूप से 2024 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अब इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1980 के दशक में शोध किए जिसका प्रभाव आज की आधुनिक एआई तकनीकी में देखा जा रहा है। इन्हीं शोधकर्ताओं का जो अध्ययन है वह मशीन लर्निंग तकनीकी की नींव रखने में सहायक रहा है। जो मशीन लर्निंग तकनीकी होती है उसकी नींव रखने में इन्हीं शोधकर्ताओं के खोज को महत्व दिया जाता है। इन शोधकर्ताओं की अगर खोज की बात करें तो जॉन हॉपकिंस कंप्यूटर के आविष्कार को बार बार दोहराए जाने वाले कार्य करने हेतु नए विचार मशीन द्वारा ऐसे कार्य जिनमें मनुष्य कहीं बेहतर याद रखेगा, पहचानना, उसका सृजन करना, सीखना और बुद्धिमत्ता के आधार पर निर्णय लेना, कंप्यूटर को और बेहतर बनाने की कोशिश को शुरू किया गया था। 1980 के दशक में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल, मशीन लर्निंग के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। जॉन हॉपफील्ड द्वारा एएनएन का विकास किया गया जो एक नए दौर के रूप में देखा गया। आगे अगर हम मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो मनोविज्ञान मतलब मानव मस्तिष्क में जटिल जाल जो हमें जानकारी को संग्रहित करने और निर्णय लेने में मदद करता है, उसके विकास में इसका योगदान माना जाता है। अलग बात की जाए और क्या किए तो हॉपफील्ड ने एक कृत्रिम तंत्र का नेटवर्क बनाया। कृत्रिम तंत्र का तंत्र नेटवर्क जो नर्वस सिस्टम का नेटवर्क होता है जो बनाया, जो मानव मस्तिष्क की तरह काम करने में सक्षम होगा। मानव मस्तिष्क की तरह काम करने में सक्षम होने वाले एक कृत्रिम नेटवर्क को, तंत्रिका नेटवर्क को इन्होंने डेवलप किया जो मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करेगा और जिसे हॉपफील्ड नेटवर्क कहा गया। और कंप्यूटर को व्यक्तिगत इकाइयों के बजाय संपूर्ण नेटवर्क संरचना का उपयोग करने, पैटर्न याद रखने और सीखने की अनुमति देता है। ये रहा हॉपफील्ड का अपना शोध के क्षेत्र में किया गया महत्वपूर्ण कार्य। वहीं बात करते हैं हम जेफरी हिंटन की। जेफरी हिंटन कौन थे? तो कई परतों का उपयोग करके डीप तंत्र का नेटवर्क विकसित करके हॉपफील्ड के काम को आगे बढ़ाया। जो डीप तंत्रिका नेटवर्क को इन्होंने विकसित किया, डीप तंत्रिका तंत्र को विकसित करके जो हॉपफील्ड है इनके काम को आगे बढ़ाया गया, इन्होंने बढ़ाया, जिससे तंत्रिका नेटवर्क द्वारा संभाले जा सकने वालों की कार्यों की जटिलता और बढ़ गई। वहीं बैक प्रोपेगेशन विधि का आविष्कार किए। बैक प्रोपेगेशन विधि का आविष्कार किए। इसमें क्या होता है? इसमें जो तंत्रिका नेटवर्क गलतियों से सीख सकते हैं कि इस बार यह तंत्रिका नेटवर्क गलती किया है, इससे सीखेंगे। उसी तकनीकी को ब्रेक प्रोपेगेशन तकनीकी कहा गया, विधि कहा गया। और बड़े डेटा सेट पर प्रशिक्षण के माध्यम से सटीकता में लगातार सुधार कर सकते हैं। आगे
बोल्ट्जमैन मशीन का आविष्कार किया, जो सीधे निर्देश के बिना डेटा में गुणों की स्वतंत्र रूप से खोज कर सकती है और नए पैटर्न को पहचान सकती है। ये रहे इनके खोज से संबंधित कारितार्थ हैं और उसके क्या उपयोग है, आइए इस पर बात कर लेते हैं। तो पैटर्न की पहचान, हाफील्ड के नेटवर्क ने कंप्यूटरों को छवियों और ध्वनियों को पहचानने में सक्षम बनाया। जो छवि है, जो ध्वनि है, उनको पहचानने में सक्षम बनाया, जिससे चेहरे की पहचान होगी, छवि सुधार होगा, आवाज सहायक तकनीकों की नींव रखी गई। वहीं अगर डीप लर्निंग के क्षेत्र में बात की जाए तो हिंटन के डीप लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग छवि और ध्वनि पहचानना, भाषा अनुवाद और स्वचालित ड्राइविंग जैसे कई क्षेत्रों में किया जा सकता है। एआई में उन्नति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन सब चीजों से उन्नति हुई। उनके कार्य ने ऐसे शक्तिशाली मशीन लर्निंग मॉडल बनाए हैं जो बड़े पैमाने की डेटा को संभाल सकते हैं। पूरा दुनिया डेटाओं का खेल है, तो बड़े पैमाने को डेटा को संभालने में इन्होंने ऐसी एआई तकनीकी को डेवलप ही कर दिया है जो उसकी सक्षमता को और बढ़ा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा, खगोल विज्ञान, रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में नई प्रगति हुई है। केवल इन्हीं क्षेत्रों की बात नहीं है, न्यूरोसाइंस और भौतिकी का मेल, न्यूरोसाइंस और भौतिकी का मेल, हाफील्ड के शोध ने सैद्धांतिक भौतिकी की अवधारणाओं जैसे स्पिन ग्लास सिस्टम को न्यूरल नेटवर्क से जोड़ा, जो कंप्यूटेशन न्यूरोसाइंस जैसे बहुआयामी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। क्या क्या चिंताएं हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, की क्या चिंताएं हैं कि इसको पुरस्कार दे दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो अब समझिए क्या क्या विकास हुआ है। जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो नर्वस सिस्टम है, वैसा ही आर्टिफिशियल नर्वस सिस्टम तैयार कर दिया गया है जो हमारे मस्तिष्क के जैसा काम करेगा। तो यह एक चिंता का विषय होना स्वाभाविक है। अब किस तरह की चिंताएं व्यक्त की जा रही है, तो एक इथिकल मतलब नैतिक चिंताओं की बात हो रही है। तो हिंटन ने चेतावनी दी है कि एआई इंटरनेट पर गलत जानकारी उपलब्ध करा सकता है, जिससे आम आदमी के लिए सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अगर कोई हमारी आवाज को निकाल सकता है, अगर किसी प्रधानमंत्री की आवाज को निकाल सकता है, संभ्रांत व्यक्ति किसी भी देश के हों, तो आवाज निकालकर उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके चेहरे को प्रदर्शित करके गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। आप देखे होंगे इस समय जो डिजिटली अरेस्ट से फ्रॉड का मुद्दा आया है, इसी से संबंधित है, इसलिए नैतिक स्तर पर इसकी चिंताएं जताई जा रही हैं। अगला, उन्होंने यह भी कहा कि एआई मानव नौकरियों को छीन सकता है और इसके सामाजिक प्रभाव पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम एआई के लिए नोबेल पुरस्कार दिए हैं तो एआई मनुष्य के बदले काम करेगा, इससे मानव की जो नौकरियां है वह छीन सकती है और समाज में असमानता आए। असमानता क्या आएगी, नौकरियां कम हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और इसकी भयावहता और कठिन हो जाएगी। तो इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी का इससे दुरुपयोग होगा। हाफील्ड और हिंटन दोनों इस बात से सहमत है कि उनके शोध ने तकनीकी को एक नई ऊंचाइयां दी है, लेकिन एआई का प्रभाव क्या रहेगा यह इस पर निर्भर करेगा कि समाज इसे जिम्मेदारी से कैसे अपनाया है। जीन संपादन से अगर इसकी तुलना की जाए तो हाफील्ड ने एआई की वर्तमान स्थिति की तुलना जीन संपादन के शुरुआती दिनों से की है। जब जीन संपादन के शुरुआती दिन थे उसकी तुलना, उस समय जो इसकी तुलना हो रही थी, उसके बारे में बातें की जा रही थी, वही इस समय एआई के बारे में बातें की जा रही है। इसलिए इन्होंने, हाफील्ड ने इसकी तुलना उससे की है और इस तकनीकी के विकास और उपयोग के लिए नैतिक सीमाएं तय करने की आवश्यकता पर जोर दिया है कि यह जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके विकास और इसकी जो नैतिक सीमाएं हैं, इसको आप तय करने पर बात की जानी चाहिए। ये रहा नोबेल का पुरस्कार। नोबेल का पुरस्कार दो लोगों को मिला है, एक अमेरिकी वैज्ञानिक और एक कनाडा ब्रिटिश वैज्ञानिक को मिला है। दोनों ने एक दूसरे को काम को आगे बढ़ाया है। हमने जाना कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए इन लोगों को यह पुरस्कार मिला है। यह रहा पूरा भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के बारे में। यह हमारा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।